चलो जी, घबराना नहीं तो शर्माना नहीं तो परेशान भी नहीं होना कि मैं की कर रहा तो बस शुरू कर दो। चुटकी की आवाज़ आनी चाहिए और फिर घबराना नहीं होते बाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आपको खुशामदीद कहते हैं। दरअसल ईद माशाल्लाह ऐसी गुज़री कि ईद यानी कि रमज़ान पे कुछ नींद की कमी थी और फिर कुछ खुराक की भी यानी कि कमी तो नहीं थी, मगर थोड़े अरसे में यानी कि रात जब रोज़ा खोलते थे शाम को 7 बजे के इर्द गिर्द और फिर 3 सवा 3 बजे तक, लाहौर की बात कर रहा हूँ, तो उसी में खाना वाना होता था, तो बाकी दिन जो है भूख प्यास रहती थी। ये जो चंद दिन गुजरे हैं यानी कि हफ्ता, एतवार और आज पीर, तो इसमें फिर कुछ पेट पूजा और फिर कोई काम दूजा भी होता रहा और नींद की भी। तो वो जो खुमार है, लंच शुरू हुआ है, आज तीसरा दिन है लंच करते हुए, तो फिर लंच पे जो है ना आज हमने जो चीज़ खाई है वो बताते हुए भी मैं थोड़ा थोड़ा सा हिचकिचा भी रहा हूँ और घबरा भी रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हमने एक बहुत बड़े आदमी से किसी ने पूछा कि आपने ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो उन्होंने कहा कि अपनी अपनी सोच होती है, सोच का महवर होता है, सोच का मरकज़ होता है। तो उन्होंने बताया कि मैंने वो खोया जो गाजर के हलवे में होता है और मैंने वो पाया जो कि ये पाए होते हैं ना, कभी गाय के कभी बकरे के। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो आपसे मुलाकात का इंतज़ार था और उसमें कहीं आँख किसी से तो नहीं लगी मगर अपनी ही आँखें लग गई। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर हम अपने लाशऊर से बात करना चाहते हैं, एक होता है तहतुश्शऊर, एक होता है लाशऊर, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जो है उसमें इस्तारे होते हैं, उसमें हमारी मेमोरीज़ होती हैं और हमारी ख्वाहिशात होती हैं और इनके दरमियान एक तालमेल होता है। और वो जो तालमेल है हमारी याददाश्तों के दरमियान, जब हम पैदा हुए उसके बाद, बल्कि आप यकीन कीजिए कि अभी लेटेस्ट रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ के रहम में होता है, तो वहाँ पे भी उसकी याददाश्तें बनने लग जाती हैं क्योंकि उसके हवासे खमसा काम करने लग जाते हैं। वो देखने सा लगता है, वो सुनने तो कम से कम लगता है, देखने वाली बात जो है आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट इस वक्त, मगर सुनने वो यकीनन लग जाता है और माँ की धड़कन सुनता रहता है और उसको एक जो है ना एहसास होता है कि वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। तो जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है हमारी याददाश्तें बनती हैं, कुछ अच्छी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ मज़ेदार, कुछ डरावनी, और हम उन्हीं के सहारे कभी फ़ियर से, कभी डर से चलते हैं और कभी हम मोहब्बत, चाहत, उल्फत के जज्बात से मखमूर होके हम ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाते हैं। ये जो एक तनव्वो है, ये जो एक हमारे अंदर एक सैलाब रवां है, ये जो एक हमारे अंदर जज्बात का एक उमड़ता हुआ और उठता हुआ और बैठता हुआ और आगे बढ़ता हुआ, जैसे दरिया की लहरें होती हैं, जैसे समंदर की लहरें उठती हैं
और फिर गिरती हैं, सर पटकती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं, और फिर कभी कभी वो चलती हुई कहीं रेत पर आपके बनाए हुए घरौंदों के ऊपर से गुज़रती हुई आपके पाँव को छूती हुई एक झाग सी छोड़ती हुई फिर पीछे हटती हैं। तो हमारे जज्बात भी ज़िंदगी में कुछ इसी तरह से इरादे बांधते हैं, तोड़ते हैं, छोड़ देते हैं, कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं वैसे ना हो जाए। तो बस ये ऐसी बातों में अनकॉन्शियस माइंड से अपना ताल्लुक़ जोड़ने के लिए, और ये आपको बहुत से क्लूज़ देता है, ये बहुत से आपको जो है ना ऐसे टोटके बताता है जो आम तौर पर आपको सूझते नहीं हैं, जागती आँखों से नहीं सूझते। तो जब भी सोने लगते हैं आप अपने ज़हन को एक इशारा दे दिया करें कि वो आपके इशारों कनायों का जो है वेट करता है। उस पर लिखा होता है RSVP, जो कार्ड्स होते हैं ना उसमें नीचे लिखा होता है RSVP, यानी अगर आपने रिग्रेट करना है या कहीं पे नहीं आ सकते हैं, जब आपको कोई भेजता है, संदेशा भेजता है, आपको कोई दावतनामा भेजता है और अगर आप उस पर ना जाएं तो नीचे लिखा होता है RSVP कि हमें बता दीजिएगा, फ़ोन से बता दीजिएगा, रब्ता करके बता दीजिएगा। कुछ टेलीफोन नंबर्स, कुछ नाम दिए होते हैं RSVP में। इसी तरह आपका जहन भी इंतज़ार करता है कि आप उसको कोई ऑर्डर दें और वो उसको बजावरी के लिए कहता है कि सर आँखों पे। मगर जब आप उसको ऑर्डर नहीं देते, जब आप अपने जहन पर अपनी मर्ज़ी नहीं चलाते, जब सोने से पहले आप अपने जहन से राब्ता कायम नहीं करते और उसको बताते नहीं हैं कि आपने आज क्या ख्वाब देखने हैं, आपने अपने ही तहत-उश-शऊर से और लाशऊर से किस तरह से राब्ता करना है, और आपके अंदर जो छुपे हुए बहुत से राज हैं। जिस तरह से कोई शख्स ख़जाना लेने जब जाता है तो उसके पास एक मैप होता है। जब वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है, किसी ऐसे शहर में चला जाता है जहाँ का नक्शा उसको नहीं मालूम होता, जहाँ का रास्ता उसको मालूम नहीं होता, मंजिल मालूम नहीं होती, मगर उसके हाथ में एक मैप होता है, एक रोड मैप होता है, जिसके सामने, जिसके ऊपर चलते हुए, देखते हुए, पढ़ते हुए अगर उसको जानता है, अगर उसको पढ़ लेता है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसी तरह आपके लाशऊर में आपका एक मैप मौजूद है, मगर उससे राब्ता करना पड़ेगा। उस चार्टर से, उस नेविगेशन चार्ट से आपको राब्ता करना पड़ेगा, और वो आपको ऐसे इंदिया, ऐसे क्लूज़, ऐसे टिप्स देगा जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएंगे। तो सोने से पहले एक दफ़ा अपने जहन को कह दिया करें कि मेरे जहन मेरी बात मान जा, और मुझे तूने वो तमाम ख्वाब तो अब सभी देखते हैं, और अगर जो ख्वाब आप जागती आँखों से देखते हैं, आप चाहते हैं कि वही ख्वाब सोए हुए आपको नज़र आएँ, वही आपको सहारा दें, तो आप अपने आप को जहन को कह सकते हैं और वो आपको बताएगा। इसी तरह से मैं अक्सर ये बात भी कह चुका हूँ, प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि नए रास्ते चुनें, ऐसे रास्ते चुनें जो आपको कामयाबी से हमकिनार कर दें, जो आप हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में, वो रूहानी तौर पे हो सकता है आप कुछ हासिल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जज्बाती तौर पे आप ज़्यादा मजबूत हो जाएं, आप हो सकता है चाहते हो कि ताल्लुकात में लोगों के साथ जो बंदिशें हैं, जो दूरियां हैं, उनको आप दूर करके लोगों के दिलों में घर कर लें और लोग आपके दिल में घर कर लें। और मज़ा तो वहीं पे आता है जहाँ पे सफाई सुथराई, खूबसूरती, आराइश व ज़ेबाइश हो, वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है। घरों में भी हम यही चाहते हैं, ज़िंदगी में भी यही चाहते हैं, सहल पसंद हैं हम बुनियादी तौर पे, और हम ये चाहते हैं कि शहरों में भी अच्छा हर तरफ माहौल नज़र आए, मौसम हो तो वो हसीन हो, गुलो गुलजार हो, ज़िंदगी भी गुलो गुलजार हो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि किसी को अपने दिल में जगह दें, तो अपने दिल को भी साफ़ व शफ़ाफ़ और क्या उसको कहना चाहिए, बिल्कुल पवित्र, मुझे कोई और ज़हन में लफ्ज़ नहीं आ रहा था, तो पवित्र कर लीजिए उसको, साफ़ व शफ़ाफ़, पाक साफ़ कर लीजिए। और जहाँ पे लोग रह सकते हैं, वहाँ पे आपके दिल में, वहाँ पे जो है उससे ऊपर जो एक ज़ात है जो सबसे अफजल है और जो हम सब का बनाने वाला है, उसके रहने की भी जगह वही है कि अगर वो किसी के दिल में नहीं है तो फिर वो कहीं भी नहीं है। और दिल में तो सिर्फ
अगर ऐसी पाक ज़ात में रहना है या आपके भले लोगों ने रहना है तो दिल को साफ़ होना चाहिए। कदूरतों के साथ, नफ़रतों के साथ, बदअखलाकियों के साथ और कमियों के साथ और जलते बुझते गिरते पड़ते साए लंबे होते अंधेरों वाली ज़िंदगी में, तो ऐसी जगह पे तो नहीं हम चाहेंगे कि हमारे प्यारे रहें। तो इसके लिए अगर कोई कमी है तो हमें नए रास्ते बनाने होंगे। जब भी हम चाहते हैं कि नए रास्ते बनाएं तो कोई भी चीज़ बनाने से पहले एक दफ़ा वो तख्लीक करनी पड़ती है, अपने तख़य्युल में, अपनी सोचों में हमें तख्लीक करनी पड़ती है। और जो चीज़ हम, जैसे कोई आर्किटेक्ट हो, कोई मेमार हो जिसने ताज महल बनाना हो, तो आपके वो चाहे सपनों का ताज महल हो, आपका घर हो, हर मेमार पहले ब्लूप्रिंट बनाता है, पहले उसको अपने एक पेपर पे स्केच करता है, फिर कई दफ़ा उसका एक मॉडल तैयार करता है, छोटा मॉडल, और फिर असल चीज़ बनती है। तो आपके सपने भी ऐसे ही हैं, आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। जितनी भी चीज़ें आप चाहते हैं कि हो जाएं, पहले तो यकीन रखिए, अपनी सलाहियतों पे यकीन रखिए। अगर आपकी ख़ुद एतमादी की कमी वाक़या हो जाएगी तो फिर वो करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। तो अपना एतमाद बहाल करने के लिए और अपने गिरदोपेश में जिन लोगों से आप मोहब्बत रखते हैं, वो आपकी वालिदा हो सकती हैं, वो आपके वालिद हो सकते हैं, वो आपके बहन भाई हो सकते हैं, वो आपके दोस्त अहबाब हो सकते हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं। आप उनमें भी ये एंथुसियाज़म और ये ज़िंदगी की हरारत और तमाज़त और कुछ कर गुज़रने की जो ख़ुद एतमादी है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट एक्सूड्स, जो आपके अंदर होती है वो वाइब्रेट करती है, एक वाइब्रेंट स्पिरिट के तहत तो दूसरों में भी आप एक्सूड कर सकते हैं। तो पहले वो बनाइए, वो लाहे अमल बनाइए जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। कई मरतबा आपने कुछ कार्स के या कुछ जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उनके पीछे पढ़ा होगा, लिखा होता है कि डोंट फॉलो मी, आई एम ऑल्सो लॉस्ट। मुझे मेरा ताक़ुब न कीजिएगा, मेरे पीछे मत लगिएगा, क्योंकि अगर मेरे पीछे लगेंगे तो ऐसे ही है जैसे ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाए। पता नहीं कौन सी मंजिल के मुसाफिर हैं, ज़माद ट्रक ड्राइवर लंबे सफ़र पर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और कई दफ़ा तो ऐसे लोग भी होते हैं जो नशे की हालत में ही ड्राइव कर रहे होते हैं, ख़ुद के लिए भी डेंजरस और दूसरों के लिए भी डेंजरस। तो पहले एक अच्छा सा ब्लूप्रिंट बना लीजिए कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, और फिर नए रास्ते मुतय्यन करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, जब आपने ये तयन कर लिया कि मंजिल कौन सी है, तो फिर रास्ता अपनाइए। और रास्ते अपनाने के लिए मेंटल मैप्स बनाने पड़ते हैं, हैबिट्स बनानी पड़ती हैं, नए सांचों में ख़ुद को ढालना पड़ता है। क्योंकि अगर वो रास्ते जो आपको अभी तक मंजिल का निशान नहीं दे सके, तो अब आपको नए रास्ते बनाने होंगे। और नए रास्ते बनाने के लिए आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना होगा कि जो आपके मेंटल न्यूरॉन्स हैं वो भी आप वहाँ पे भी नए रास्ते बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम सबको आदत होती है कुछ ख़ास चीज़ें करने की, यानी कि अपने कंफर्ट जोन में रहने की, जहाँ पे हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये जो एक सिंपल सा पहलू है जिसमें हम अपने हाथ में बंद करते हैं, तो इसमें हमें लगता है कि शायद सब इसी तरह करते हैं, मगर नहीं। आप कभी अपना ये दायां हाथ जो है नीचे करके देखिए तो आपको ओपरा ओपरा महसूस होगा। कभी आप जब हाथ यूं करते हैं तो आपको लगता है कि शायद सभी का यही अंदाज़ है, मगर आप ज़रा हाथ बदल के देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि फिर आपको लग रहा है जैसे आप कंफर्ट जोन से बाहर हैं। अगर आप कंघी जो है दाएं तरफ से बाएं तरफ करते हैं और अपनी मांग निकालते हैं और आप दाएं हाथ में, तो कभी बाएं हाथ से कंघी करने की कोशिश कीजिए। अगर आप टूथ ब्रश जो है वो राइट हैंड से करते हैं तो कभी ज़रा लेफ़्ट हैंड से आराम आराम से करके देखिए, ताकि आप मसूड़ों को ज़ख्मी ना करें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाते हैं, यही न्यूरोप्लास्टिसिटी के रास्ते हैं। यानी कि आप नए रास्ते तख्लीक करते हैं। और जब हमारी थिंकिंग महदूद रहती है तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से घर जाना हो तो घर का रास्ता तो आपको ज़ुबानी याद होता है, जिन लोगों से आप रोज़ मिलते हैं उनके नाम भी याद रहते हैं, जिनसे आप कभी कभार मिलते हैं
उनके नाम भी भूल जाते हैं। जहाँ पे आप कभी कभी जाते हैं या पहली मर्तबा जा रहे होते हैं वो रास्ता भी आपको नहीं पता होता, और कभी कभी तो आजकल गूगल के मैप्स जो हैं वो भी रास्ता सही नहीं बताते। तो आपको ये डर लगता है कि अगर मैंने इससे भी पूछा और उससे भी पूछा और दाएं से भी पूछा तो मेरी शायद मर्दानगी में कोई कमी आ जाएगी। तो मैं तो सेल्फ़ स्टार्टर हूँ, मुझे तो सारा खुद ही करना है। तो उसमें हम पंबल पूसों में पड़ जाते हैं। पंबल पूसे थोड़ा सा एक आपके लिए हो सकता है नया लफ्ज़ हो, इस पंजाबी का लफ्ज़ है, यानी कि आप गर्दाब से आप इधर उधर, तो पूछ लेने में क्या, कहते ने पूछी गल चंगी होती है, पूछ लेना चाहिए। जे बंदा टक्करां मार मार के फिर चीज़ां नूं लभे वो भी ठीक है, पर वो ज़रा वक्त ज़्यादा लग जाता है, लम्बे पैंडे हो जाते हैं। तो हमें पूछ लेना चाहिए। पूछने से हमारी शान घटती नहीं है। इंसान ने जो तख़य्युल का और तख्लीक का और तबद्दुल का, तब्दीली का ये जो सफ़र और इर्तिका का जो सफ़र तय किया है, वो सब एक ही जगह पे नॉलेज जो है वो मरकूज़ नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों से नॉलेज हासिल करके उसने अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाया है। ये सारी बातें जो मैंने आपसे की ईद के बाद की, ईद के तीसरे दिन की, ज़रा सी भारी पड़ गई ये बातें। और मैं क्योंकि ख्वाब में था अल्लामा इकबाल की तरह, तो आपको पता है कि उनके पास भी एक नया आइडिया आ गया था। ये जो आइडियाज़ होते हैं ये कमाल के होते हैं। ये आइडियाज़ इन्फेक्शस भी हो सकते हैं। जैसा जरासीम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आइडियाज़ में अगर इंथ्यूज़ियाज़म हो, पेशेंस हो, सब्र हो और पैशन हो, तो ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और आइडियाज़ ही के बलबूते पे आज इंसान ने इतनी नई नई चीज़ें ईजाद की हैं, जो मैं आपकी स्क्रीन्स तक पहुंच रहा हूं, जो मेरी आवाज़ और मेरी गुफ्तगू और मेरी जो तस्वीर आप तक पहुंच रही है, ये किसी का आइडिया था, ये हमेशा से नहीं था, मगर आज ये मुमकिन है। तो आपका भी आइडिया आपको वो सब कुछ दिला सकता है जो कि आपका असास है, जो आपका असासा है। अगर अभी आपने अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया, अभी तक आपने उसको टैप नहीं किया, तो वो सोने की कान जिस पे आप बैठे हुए हैं उसको ज़रा खोजने की कोशिश कीजिए। उस ट्रेजर बॉक्स का वो जो एक ख़जाना है, वहाँ उसका ज़रा पता कीजिए, क्योंकि आप भी इंडियाना जोन्स बन सकते हैं और आप भी वो ख़जाना हासिल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर थोड़ी बात करेंगे और साथ में आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। और हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उनमें से एक तो है मिसिंग। जैसे मिसिंग इन एक्शन नहीं कोई हो जाता, क्योंकि ईद है और ईद के बाद जो हैं वो मिस हिरा शाहिद आज हमारे साथ नहीं हैं, मगर हमारे दोस्त जो हैं सुल्तान साकिब बलोच वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुल्तान भाई ईद कैसी गुजरी? अगरचे ईद के ऐन दिन आप भी हमारे साथ थे, मगर फिर भी बताइए कि मजमूई तौर पर ईद कैसी गुजर गई और ईद कैसी गुजर रही है? बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है, और आपके साथ जो भी थोड़ा सा टाइम आया था वो टाइम आपके साथ गुजारने के साथ की वजह से और ज़्यादा बेहतर हो गई थी। बहुत मेहरबानी। मैं ईद का दिन, चूँकि इस दफ़ा मैं गाँव नहीं गया था, इधर ही था, तो जो भी टाइम था वो घर में ही यानी कि घर में गुजारा, घर वालों के साथ, मतलब इधर उधर गए हैं दावतों पे और थोड़ा सा घूमने फिरने, और थोड़ी देर के लिए मैं फिर यहाँ आ गया। और कल संडे था, संडे को फिर मेहमान हमारी तरफ आना शुरू हो गए। अच्छा, तो कल ताला ही लगा के निकल जाते? नहीं, जब हम अगलों के घर में जाके ईद वाले दिन खा पी के और मज़े करके आए, तो अब उनका भी तो हक बनता है ना कि वो आए और हम अवेलेबल हो। अच्छा, ठीक है। तो बड़ा अच्छा ओवरऑल ये तीनों दिन बहुत माशाल्लाह बेहतरीन गुजरे हैं, माशाल्लाह, खुशियों से भरपूर। और एक लाहौर में बड़े सालों बाद मेरी ये ईद गुजरी है, नहीं तो मैं गाँव जाता था, तो मज़ा आया। अच्छा, कई मरतबा ये होता है कि जो लोग शोबिज़ में होते हैं, जैसे आपका भी ताल्लुक़ है शोबिज़ से, उनके मुतालिक ये ख़्याल होता है कि फ़ैमिली के साथ वो क्या टाइम गुजारेंगे, बल्कि किसी टीवी पर, किसी फंक्शन में, किसी असेंबली पॉइंट पे वो अपना वक्त गुजारेंगे तो ही उनको मज़ा आएगा।
पहले ऐसे होता था कि शोबिज़ के ज़्यादातर लोग ईद के 2 दिन या 3 दिन बिज़ी होते थे मुख्तलिफ चैनल्स पे, फंक्शंस पे। लेकिन आजकल एक बड़ा अच्छा ट्रेंड गुजरा है कि तमाम चैनल्स जो हैं वो रिकॉर्डिंग्स पहले कर लेते हैं। जैसे ही कुछ 10, 12 या 15 रोज़ा आता है रमज़ान शरीफ में, उनकी रिकॉर्डिंग्स शुरू हो जाती हैं। इस दफ़ा तो मैं नहीं गया चैनल पे, पिछले साल मैं PTV के 1-2 शो किए थे, तो वो रमज़ान से पहले ही रमज़ान के शुरू होते ही उन्होंने ना रिकॉर्डिंग्स कर ली थी। तो आजकल जो शोबिज़ के लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा आसान हो गया है फैमिली को टाइम देना, क्योंकि बल्कि कल मैं वो एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने कहा आज आप चैनल पे बैठे थे, तो कह रहा था कि नहीं मैं तो घर में ही था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग चल रही थी, और साथ हंस के ये कह रहा था कि हो सकता है आपने मुझे उस चैनल पे देखा है, 3-4 और चैनल्स पे भी मैं उसी टाइम बैठा हूँ। ठीक ठीक, क्योंकि मुख्तलिफ औकात में वो रिकॉर्डिंग्स मुख्तलिफ चैनल कर लेते हैं उनकी। सही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैनेज कर लिया जाता है। तो घर वालों के साथ जब आप वक्त गुजारते हैं, आम दिनों में वक्त ज़्यादा गुजारते हैं या ईद पर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, और आप या कोई और जब अमूमी तौर पे ज़्यादा वक्त गुजारते नहीं हैं घर वालों के साथ, तो फिर जहाँ पे ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारना पड़ता है तो कुछ अजनबीपन तो नहीं होता? अजनबीपन उनके लिए होता है कि जिनके दिल कहीं और लगे होते हैं, और घर में जब दिल लगाना पड़ता है तो वो उनके लिए अजनबीपन होता है। मेरा घर में ही दिल लगा हुआ है, और कहाँ पे लगाया आपने घर में दिल? किस जगह पे तकरीबन? अगर कोई मतलब आपको ये डर ना हो कि चोरी ना हो जाए, तो आपने कहाँ पे लगा रखा? जैसे हर चीज़ नस्ब होती है ना, किसी ने जो है UPS की एक जगह ख़ास मुकर्रर की होती है कि यहाँ लगाया हुआ है, इसी तरह से अलमारी है वो वहाँ लगाई हुई है, इसी तरह से जहाँ पे किचन में वो है, क्या उसको कहते हैं, स्टोव, वो भी कहीं लगाया होता है। आपने दिल घर में कहाँ लगाया हुआ? मैं आपको एक बात बताऊँ, उस दिन छोटू मेरे साथ आया था, आपने देखा था जी। मेरा दिल उसके साथ लगा हुआ है, और हर वो जो उसके साथ मोहब्बत करता है, मेरा भी दिल फिर उसी के साथ होना शुरू हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि छोटू के साथ सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता होगा मेरे अलावा? आपकी मिसेस, उसकी अम्मी। यस। तो वैसे तो कोशिश दिल कभी कभी करता भी है इधर उधर रास्ते पकड़ने की, लेकिन फिर सेंटर पॉइंट अल्लाह ने ऐसा खूबसूरत दिया है कि मेरा वो सेंटर पॉइंट जो है छोटू, उसके अलावा इधर उधर कभी भी नहीं जाता। अच्छा, यानी आप लौट आते हैं? हाँ जी। वो कहते हैं ना कि जब भी लौटा वो मेरे पास आया, यही बात तो अच्छी है मेरे हर चाय की। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है। नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और जब हम पलट के आएंगे तो सुल्तान साकिब बलोच साहब से मैं ये बातचीत करूँगा कि जो प्रोग्राम के आगाज़ में हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात की, हमने अपने जो ज़िंदगी में अज़ाइम होते हैं, गोल्स होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब होते हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हम वाकई उनको हासिल कर सकते हैं, ये बहुत सी बातें और आपकी फ़ोन कॉल्स राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में, या किसी प्यारे से हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है, या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं, तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता, और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं, और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो,
यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्ज़िया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियाँ मिल रही हों तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो ख़ुद कायल हो जाते हैं और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिज़री होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले एक तो मैंने आपसे कहा था कि आप हमें फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे नंबर हमारा लाइव फ़ोन कॉल्स का फ्लैश कर रहा है। आप जहां भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, एक मरतबा फिर से ईद के तीसरे दिन हम आपको ईद मुबारक कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपकी ईद कैसी गुजरी। कल जो है फादर्स डे भी मनाया जा रहा था, उसके हवाले से भी बात कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में ईद के तीसरे रोज़ मैं ख़ास तौर पे ये बात करना चाहता हूँ कि अब से लेकर ज़िल हज तक, यानी कि ज़िल हज की शायद अगर मुझे सही याद पड़ रहा है तो 8 तारीख को ईद उल अज़हा होती है। तो इस ईद उल फ़ितर से लेकर शव्वाल के महीने से लेकर ज़िल हज के महीने तक, जो कि कमोबेश 2 महीने 10 दिन ऐसा कुछ पीरियड बनता है कमोबेश, एक लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रेच है। जैसे कोई शख्स बहुत कोशिश करे कुछ हासिल करने के लिए और एक ऐसा उसको रोड जैसे मोटरवे होती है उसमें एक ऐसा उसको मिल जाए स्ट्रेच जिसमें वो 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से गाड़ी चला सकता है और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो सकता है। मगर उससे पहले ज़रूरी है कि वो अपनी व्हीकल जिसमें भी वो सफ़र कर रहा है उसको चेक कर ले कि उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसके अंदर जो सारी उसकी जो इंजन है, उसके अंदर जो फ़िल्टर्स हैं, पेट्रोल है, ऑयल है, उन सब चीज़ों का ख्याल कर ले। फिर अपनी स्किल्स का ख्याल कर ले, फिर अपने ड्राइविंग लाइसेंस का ख्याल कर ले, फिर कवायद व ज़वाबित से अपने आप को हम आहंग कर ले, तो फिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो ये एक स्ट्रेच हमें मिल रहा है उन तमाम लोगों को जो कुछ ज़िंदगी में अगर आप हासिल करना चाहते हैं। अगर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं तो कई दफ़ा हमारी जो पैशन है और जो हमारी विशेज़ हैं दे डाई डाउन, वो एक जैसी नहीं रहती। तो थोड़े मुद्दत के लिए लंबे बड़े मजबूत इरादे करके आप चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, आप ये कर सकते हैं, मगर उसके लिए मजबूत इरादों के साथ साथ लाहे अमल होना चाहिए। आपको अपनी स्किल सेट के ऊपर काम करना चाहिए और फिर चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं।
और मैंने जैसे पहले भी कहा कि पैशन, बर्निंग डिज़ायर और डिटर्मिनेशन और विल पावर और स्किल पावर और इन चीज़ों के साथ साथ एक पेशेंस और बाउंस बैक करने की ताकत, यानी कि जब भी कोई रिंग में उतरता है, जब भी कोई अखाड़े में उतरता है, तो वो चाहे कितना भी वेल ट्रेंड हो, दूसरा शख्स भी जो है वो सिर्फ पकौड़े खाने नहीं आया होता, वो भी कोई सोच समझ के आया होता है। तो ऑलवेज देयर इज़ अ कंपटीशन। जहाँ पे मोनोपोली सिचुएशन होती है वहाँ पे फिर इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन भी नहीं होती है। तो कंपटीशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और कंपटीशन का भी ये खासा है कि अगर कोई गिर जाए हमारे कंपटीशन में भी, तो हम उसको भी थोड़ा बकअप करें। ये बड़ी अजीब बात मैं कह रहा हूँ। इसके लिए ज़र्फ़ चाहिए और उसके लिए भी खुद एतमादी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे, और मीनवाइल आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जो ही आपकी कॉल्स आएंगी वी विल टॉक अबाउट इट। सुल्तान भाई, ये जो मैं मुख्तलिफ बात कर रहा था, और ये मैं कह रहा था कि अब से लेकर एक ऐसी, वैसे तो चल सो चल है ज़िंदगी, जब तक अल्लाह पाक ने दी है वो चल रही है ज़िंदगी, मगर अब से लेकर बड़ी ईद तक एक अगर हम अपना रखें, एक टारगेट रखें, कोई टारगेट आपने सोचा, कोई आप समझते हैं कि अचीवमेंट करने की ज़रूरत है, कि कहाँ पे आप मौजूद हैं और कहाँ पे आपको जाना है। मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के फैसेट्स हो सकते हैं, उनमें से कोई बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, जैसे कि कोई इश्तिहार हो और उस पे वो नियॉन साइन जो होता है ना, जलता बुझता, तो दूर से अपने आप को अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह ज़िंदगी की भी चीज़ों को, जैसे एयरपोर्ट पे किसी ने लैंडिंग करनी है, तो रात का वक्त भी अगर हो तो वो अंधेरे में भी एयरपोर्ट की लाइट्स जो हैं टारमैक की, जहाँ पे लैंड करना होता है, वो पायलट को बता रही होते हैं कि यहाँ पे तुमने अपना तैयारा लैंड करना है। तो आपने कुछ इस तरह का सोचा, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि आपके ख़्याल में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने अहदाफ, अपने ख्वाब छूने से और हासिल करने से रोकती हैं? जब ये साल शुरू हुआ था तो मेरे ज़हन में एक टारगेट था कि मैंने मंथली इतना ये कुछ करना है। अल्लाह का शुक्र है वो हुआ। और अब मेरा ईद के बाद, जैसे आप बकरा ईद तक पूछ रहे हैं, मेरा टारगेट है कि मेरा एक ISPR का गाना इंशाल्लाह वो लॉन्च होगा, और उसके साथ ही मैं अपनी एक किसी के साथ मेरी बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि वो मेरा प्रपोज़ल बेहतर हो कामयाबी की तरफ जाता है। आपने घर में बेगम साहिबा को बता दिया कि आपकी बातचीत चल रही है और आपका प्रपोज़ल जो है वो आगे? वो प्रपोज़ल मूवी का है। अच्छा, मूवी का है, फिर ठीक है। तो वो उस पाक आर्मी के गाने के बाद जो वो एक मेरी मूवी का है प्रोजेक्ट, वो किसी का है लेकिन उसमें मेरा शेयर होगा। तो वो ये 2 टारगेट्स इंशाल्लाह मैं बकरा ईद तक देखिए है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं उन पर पूरा भी उतर सकूँगा। एक तो ये है कि ईद कुर्बान जो है उस पर कोई ना कोई कुर्बानी तो होगी, या तो बकरों की कुर्बानी वो तो होगी, या गाय की, या ऊँट की, या जो भी जानवर कुर्बानी का। और कई दफ़ा हम ज़िंदगी की दौड़ में चलते हुए अपने ख्वाबों की कुर्बानियाँ दे देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। कई दफ़ा आप अपनों के लिए ही अपने ख्वाब कुर्बान कर देते हैं। हाँ। किसी और के लिए तो नहीं ना करते। हाँ। आप जिनके लिए ख्वाब कुर्बान करते हैं वो आपके तकरीबन अपने ही होते हैं, जिनको आप कभी कभी खुद से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ये होता है ज़िंदगी में। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता सुल्तान कि हम अपने ख्वाब और जो हमारे प्यारे हैं उनको एक ही लड़ी में समो दें और अलाइन कर दें कि हमारे ख्वाब और उनकी चाहतें, उनसे हमारी चाहतें मुतसादिम ना हो, उनका क्लैश ना हो, उनका टकराव ना हो, बल्कि हमारे ख्वाबों के साथ उनके ख्वाब भी जुड़ जाएं? ऐसे मुमकिन होता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं होते। उसकी वजह ये है कि आपका माइंडसेट अलग होता है, आपके ख्वाब और होते हैं, अगला बंदे की सोच का जो महवर होता है वो और होता है। अब आप अपनी सोच के साथ अगले बंदे की सोच
शामिल करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, आप अगले बंदे को कायल ज़रूर कर सकते हैं कि ये जो मेरे ख्वाब हैं वहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि हम दोनों का फ़ायदा होगा। जब आप अगले बंदे को मुतमईन कर लेते हैं तो फिर आप साथ साथ चलते हैं। अदरवाइज़ अगर आप समझते हैं कि मैं ठीक हूँ और ये मेरे ख्वाब हैं और मैंने इन तक पहुँचना है, मुझे आपका साथ चाहिए, तो वो अगर आपके साथ चलें भी तो थोड़ी देर के लिए उनको कहीं ना कहीं लगेगा ये ख्वाब हासिल करने वाले नहीं हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किलात का सामना होता है। मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपने जल्दी कहीं पहुंचना है तो आप अकेले सफ़र करें, और अगर आपने कहीं दूर तक जाना है तो फिर किसी अच्छे साथी के साथ सफ़र करें। अच्छा साथी तो ज़रूरी है ना, ज़िंदगी कोई भी सफ़र है। इवन के लोग अगर ट्रेन में भी या किसी बस में दूर का सफ़र कर रहे हो तो साथ वाला अजनबी होता है, उसके साथ भी बैठ के सलाम दुआ करने के बाद इतनी अपनायत के साथ उसको साथ बिठा जाते हैं और अपने सफ़र में ऐसे लगता है कि मेरा बड़ा अच्छा साथी है ये। ऐसे सफ़र से कहते हैं ना, सफ़र के मुतालिक सफ़र वसीला ज़फ़र। सफ़र जब हम करते हैं, दूर पार जाते हैं, तिजारत करते हैं, पढ़ने की गर्ज से जाते हैं, तो हमें नए तजुर्बात भी होते हैं, नए लोग भी मिलते हैं और हम सीखते भी हैं। और जो अजनबियों से हमारी दोस्ती हो जाती है, अगर वो हमें भंग के पकौड़े ऑफ़र करें सफ़र के दौरान और हम वो खा लें, तो कई दफ़ा हम मीठी नींद सो भी जाते हैं, और जब हमारी आँख खुलती है तो जेब में नकदी नहीं रहती, और कई दफ़ा तो बैग भी नहीं रहता। तो अजनबियों से जो है दिल लगाने से पहले हमें ज़रा सोच लेना चाहिए। बातों की हद तक दिल लगाना चाहिए, गुफ्तगू की हद तक। दीन दे, ईमान ना दे। ईमान ना दे। और जो आपके साथ बैठा होता है वो भी कभी कभी यही सोच रहा होता है जो आप सोच रहे हैं। वो इसलिए आपको कोई चीज़ ऑफ़र नहीं करता खाने के लिए कि अगर मैंने इसको कुछ खिला दिया और बाद में इसने मुझे ऑफ़र कर दी तो मुझे भी खाना पड़ेगा, और ये ना हो कि इसकी जैसे भंग वाले पकौड़ों की बात कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी बात है, आप एहतियात के साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि आप जब आप दूर जा रहे होते हैं, घर से दूर होते हैं, तो अल्लाह के अलावा आपका एहतियात ही आपके साथ होता है। सही बात है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब हमें सफ़र करते हैं, ज़िंदगी का भी सफ़र करते हैं, तो जो हमारे प्यारे होते हैं उनके भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, और कई दफ़ा हम कुर्बानियाँ दे देते हैं, अपने ड्रीम्स कुर्बान कर देते हैं। उसमें अगर हम उनसे गुफ्तगू करें, अपनी बात उनको समझाएं, उनकी बात ख़ुद समझें, क्या ये बेहतर होगा? या फिर हम अपने ही मन में रखें सिर्फ बात और गुफ्तगू ही ना करें? या फिर तीसरा ये है कि भाई दूसरे जाएं भाड़ में और मैंने तो अपनी ही बात पूरी करके छोड़ दी है, मैं तो अपनी धुन का पक्का हूँ। इनमें से कौन सी जो है टेक्निक बेहतर होगी? पहले वाली। वो क्या? कि आप अपने साथ अगले बंदों के ख्वाब का भी ख्याल रखें, उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनका भी ख्याल रखें, और एक दरमियाना रास्ता भी निकल सकता है। आपके ख्वाबों और ख्वाहिशात और आपकी जो अपने होते हैं या आपकी फैमिली होती है, उनके ख्वाबों और ख्वाहिशात के दरमियान में जहाँ कहीं भी ज़्यादा नज़दीकी आए वो रास्ता अपना लें आप। तो ये आप एक नया रास्ता जो कि उनके लिए भी बेहतर हो। ये नया रास्ता नहीं होगा। अच्छा। उसको लगेगा कि ये मेरा रास्ता है, आपको लगेगा ये मेरा रास्ता है। आप अपना अपना रास्ता समझ के जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें, तो ये रास्ता आखिर में मंजिल तक पहुंचेगा, दोनों की मंजिल तक पहुँचे, क्योंकि उसमें आपके ख्वाबों की अच्छी बातें और उसके ख्वाबों की अच्छी चीज़ जो होती है वो मिल जाती है, एक बन जाती है। लेकिन दोनों को लग रहा होता है कि ये मेरे वाला है, लेकिन वो शामिल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ शामिल हो जाते हैं, आपके ख्वाब इकट्ठे हो जाते हैं जो कि पॉसिबल है, तो फिर आप कामयाबी की तरफ जाते हैं, और जितना मर्जी लंबा रास्ता हो जी आप दूर तक साथ जाते हैं। दूर तक। अच्छा, रिलेशनशिप्स जो हैं, ये भी कोई गोल हो सकता है किसी का? अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छे ताल्लुकात, अच्छा तालमेल, ये भी कोई हासिल करने की चीज़ है? यानी कि देखें, दौलत के मुतालिक तो लोगों के ख़यालात बड़े आम हैं,
मटेरियल मादी चीज़ों के मुतालिक, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, अकाउंट हो, गाड़ी हो, बंगला हो, वेकेशन हो, इन चीज़ों के मुतालिक तो बड़े आम लोगों के ख़यालात हैं। आजकल तो क्योंकि ये दुनिया जो है ये काफ़ी कंज्यूमरिज्म की मार्केट है, यानी कंज्यूम करते हैं हम चीज़ें, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई है, चीज़ें मार्केट में अवेलेबल चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़ाहिर है कोई चीज़ अगर ख़रीदनी है मार्केट प्लेस से तो उसके लिए जेब में पैसा होगा तो बात बनेगी। ये तो समझ आती है, ये तो आम सी बात है, समझ आ रही है। मगर ताल्लुक़ को कायम रखना, ताल्लुक़ को अच्छा बनाना, जैसे पहले दौर में कहा जाता था कि लोग इकट्ठे रहते थे और मिल बैठ के, मिल बांट के वक्त गुजारते थे, और जैसे मैं और आप फिज़िकली आमने सामने बैठे हैं, इसका इस चीज़ से फ़र्क है जो लोग हमें देख रहे हैं। देखिए, हम एक दूसरे को तकरीबन ना महसूस करते हुए भी एक गोश्त पोश्त का जीता जागता इंसान मेरे सामने। ये जो दौर हाजिर चल रहा है, इसमें क्या ताल्लुकात को भी वही वक़्त, वही प्रायोरिटी दी जा रही है जो हम कंज्यूमरिज्म को देते हैं, जो मादी चीज़ों को देते हैं? क्या उसकी अभी भी वही वक़्त है? और अगर है या नहीं है, जो भी आप बताएंगे, तो इसकी कोई अहमियत भी है या नहीं? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप नहीं बना सकते। आप रिश्तों की सिलेक्शन जो होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहन भाई जो होते हैं वो आप मर्ज़ी से नहीं कर सकते कि मेरा भाई इस शक्ल का हो और ऐसी नेचर का हो, वो तो अल्लाह की तरफ से आ जाता है, आ गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कुछ रिश्ते खून के रिश्ते हैं, उनमें कुछ रिश्ते खून पी जाने वाले रिश्ते। तो खून पी जाने वाले जो रिश्ते होते हैं ना, वो आप खुद पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी इदारे में जाते हैं तो आप वहाँ पे एक रिश्ता तो हो गया ना कि प्रोफेशनल सारे कोलीग्स होते हैं। एक रिश्ता आप खुद बना सकते हैं कि इन लोगों में से जो अवेलेबल है मेरे पास, अगर मैंने 8 घंटे गुजारने तो इनमें से कौन बेहतर है जिनके साथ मैंने ताल्लुक़ बनाना है दोस्ती का, इनमें से कौन ऐसा है जिनको मैंने ज़्यादा दूसरों से अहमियत देनी है। ये तो खुद सोच के किया, ये सोच के। और कई दफ़ा ये होता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा इंटरेक्शन होता है कि उनसे दिल ज़्यादा करीब हो जाता है, और कुछ से ऐसा इंटरेक्शन होता है कि दिल उनसे दूर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो बाकी रही मादियत परस्ती वाली आप बात कर रहे हैं, तो आजकल इसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा हो गई है। लोगों के रिश्ते भी प्रोफेशनल हो गए हैं। लोगों की चॉइस, अगर आप देखें कि रिश्ता कहीं कोई मांगने जाता है, देखने जाता है, तो पहले वो पूछते हैं कि क्या कमाता है, घर अपना है, गाड़ी अपनी है, बिजनेस क्या है, फैमिली कैसी है। ये कम लोग, पहला सवाल ये होता है, और बाद में जाके कहीं आता है कि उसका करैक्टर कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, किसके साथ उठना बैठना। अच्छा, ये अहम है। अगर ये कोई सवाल पूछे इसकी कमाता क्या है, काम क्या करता है, तालीम कितनी, ये सब अच्छे सवाल हैं। मगर ये पूछे कि ये जो है इसकी अपने खाला से कब मिला था, अपने मामू से कब मिला था, इसने जो है इसके दोस्त जो हैं उनसे ये कितना मिलता जुलता है, और इसके दोस्त क्या करते हैं। कोई एक ज़माना था, लोग क्या कहते थे कि वो लड़की की नानी को देख के, नानी को मिल के ये अंदाज़ा लगा लेते थे कि आज से 30 साल बाद मैं जो कुछ लेके जा रहा हूँ घर, जिस लड़की को ब्याह के लेके जा रहा हूँ, या वो उसके वालिदैन, अगर लड़के को इतनी समझ बूझ नहीं होती थी तो ये उससे नानी से मिलके, उसकी अम्मी से मिलके ये लगा लेते थे कि 10 साल बाद क्या होने वाला है, 30 साल बाद क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर हम ये सवाल करें कि ये लड़का जो है पूछ लें कि अपने कुलीग्स के साथ अपनी वर्क प्लेस पे कैसा है जी, अगर हम उससे ये सवाल कर लें कि यार माशाल्लाह आप इतने समझदार लग रहे हैं और इतने सक्सेसफुल लग रहे हैं, अगर आप अपने दफ्तर जा रहे हैं, आपको जल्दी है और आपके प्लान में कोई रुकावट आ जाए, आपकी खुदा न खास्ता टक्कर हो जाए, तो आपका क्या लाहे अमल होगा, क्या आपका रिस्पॉन्स होगा? ये सवाल भी करने वाले हैं, इनसे कुछ फ़ायदा हो सकता है?
इनसे फ़ायदा उसकी देखें ना, आप फितरत को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इसकी तबीयत कैसी है, किस फितरत का मुस्तकिल मिजाज है कि नहीं है। जो बंदा अपने ऑफिस में मुस्तकिल मिजाज नहीं होता, वो हकीकी ज़िंदगी में भी उसमें खामियां होती हैं रिश्तों को निभाने में। मियाँ बीवी एक फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा मियाँ जो होता है, जो एक मुस्तकिल मिजाज मियाँ होता है, वो आम ज़िंदगी में भी वैसा होता है जैसे वो अपनी बीवी के साथ होता है। जो बंदा नहीं, मैंने ऐसा भी देखा है सुल्तान के लोग अपनी वर्क प्लेस पे और तरह के होते हैं और घर में और तरह के होते हैं। शायद वो घर वालों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो कहते हैं कि ये कहीं नहीं जा सकते, इंसान ये मुझ पर डिपेंडेंट है। आजकल के दौर में एक्टिंग भी बहुत है ना, लोग जो खुश होते हैं वो खुशी छुपाने की कोशिश करते हैं कि आजकल के खुशी भी छुपाते हैं नज़र ना लग जाए, नज़र ना लग जाए। जो दुखी होते हैं वो खुशी का लबादा ओढ़ के रखते हैं कि लोगों को मेरी दुख तकलीफ़ की समझ, मेरी वीकनेस, मेरे पॉइंट जो लोगों के सामने ना आए। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को जो अंदर हो वही वैसा ही बाहर होना चाहिए, जो नियर नेचुरल। यस, ठीक होगी बात आपकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ख्याल ये जो रिश्ते हैं उनके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। जैसे ईद आई तो ईद पे हमारे जो रिश्तेदार हैं उनसे अगर मिल लें, दोस्तों से मिल लें, क्योंकि आजकल के दौर में काम काज की वजह से, अपने प्रोफेशन की वजह से उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। तो एक तरफ तो हम इस चीज़ पे बड़ी तवज्जो दे रहे हैं और इतनी बातचीत कर रहे हैं कि जो भी आपके गोल्स हैं, मटेरियल गोल्स, उनको भी अचीव करें जी, उनसे भी फ़ायदा होता है। लेकिन ना वो ज़रूरत है, वो आपकी ज़ाती ज़रूरत है। मटेरियल गोल जो हैं वो अगर वो आप अचीव करेंगे तब आप दूसरे गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो पैसा कमाना होता है वो इंसान की ज़रूरत है आज के दौर में, एक्स्ट्रा ज़रूरत है। पहले सादा लाइफ थी, अब वैसी नहीं रही। यहाँ तो जब रिश्ता कोई, पहले रिश्ते की जैसे हम बात कर रहे थे, कोई रिश्ता लड़की का मांगने जाते हैं तो पूछते हैं कि लड़का कितना कमाता है, नौकरी कितनी सैलरी है। तो वो सैलरी अगर बताते हैं तो अगर वो सैलरी पे मुतमिन नहीं होते, अगर वो कह दें कि सैलरी कम है तो साथ बेझिझक हो के ये बता दिया जाता है कि हाँ सैलरी तो इतनी है, लेकिन ऊपर की वो ऐसा इनके ऑफिस में होता है कि सरकारी नौकरी अगर कोई हो तो ये ऊपर से बड़े आ जाते हैं, ये टारगेट यहाँ तक अचीव हो सकता है, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। इस ऊपर की आमदनी भी है लड़के की। हाँ, तो अगर रिश्ता जो देखने हाज़ा मिन फजल रब्बी, हाँ जी, ऐसा कहते हैं, मतलब होता नहीं, रब का फजल नहीं होता, मगर वो ऐसी बात को लिबादा उड़ा, वो आपके हाथ की सफाई होती है। आपके देखें ना, इस फिक्रे में बजाय खुश होने के अगर आप वो सोचें कि यार ऊपर की कमाई का मतलब ये है कि रिश्वत लेता होगा या कोई 2 नंबरी करता होगा, इट्स ओके, तो इट्स ओके नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर उसके करैक्टर ऐसा है तो कल आने वाले वक्त में किसी भी टाइम अल्लाह की पकड़ भी आ सकती है। अच्छा, अल्लाह की पकड़ भी आ सकती है। अच्छा, ये करप्शन तो नहीं है, कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिनमें ऊपर की कमाई होती है। जैसे आप जाते हैं किसी जगह पे जाते हैं, कोई गवर्नमेंट के इदारे में जाते हैं, तो कहते हैं लो जी ज़रा फाइल लो ना, पहिए ला दो। हाँ जी, हैं मतलब उनका ये होता है कि थोड़े ऊपर के पैसे दें, वरना आपकी फ़ाइल हम दबा के रख देंगे, आगे नहीं जाएगी बड़े साहब तक। अच्छा, और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि वो जो भी आप पैसे लगाते हैं ना, वो पकड़ने वाला तो नीचे होता है मगर वो ऊपर तक जाते हैं, पैसे जाती ऊपर तक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अपना काम कराने के लिए अगर हमें थोड़ा सा कहीं पे एक्स्ट्रा फेवर देनी पड़े, यानी एक्स्ट्रा पैसे देना पड़े, तो ये तो एक मुआशरे का हिस्सा है, इसमें मुआशरे में बिगाड़ तो कोई नहीं है। ये बहुत पेचीदगी मुआशरे में आ गई है कि लोग इसको जुर्म नहीं समझते। अगर आपका किसी छोटे मोटे ऑफिस में लीगल काम भी हो गया तो आप जाते हुए लाजमी उसको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ देंगे, ताकि पहले के बाद यानी अगर तो हम पहले कोई चीज़ उसको पकड़ा दें, अभी काम नहीं हुआ, तो ये टिप भी तो हो सकती है। जैसे आप जब जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 2 तरीके हैं टिप देने के। एक तरीका तो टिप देने का ये है कि आप खाना वाना खाएं, खुश हो जाएं,
और फिर आप उसको टिप दे दें। जी, एक तरीका ये है, मगर आपने चांस ही नहीं लेना। आपने कहा यार इधर आओ, उसको भाई बात सुनो, ये देखो ये 100 रुपया, ये 200 रुपये, यार खाना बेहतरीन होना चाहिए और जो भी मेन्यू में अच्छी चीज़ है वो हमें आपने देनी है और हमारी अच्छी केयर होनी चाहिए, अच्छी मेज़ होनी चाहिए। ये टिप बेहतर है या बाद वाली टिप बेहतर है? नहीं, बाद वाली जो टिप है, मैं इसी तरफ आता हूँ। बाद वाली टिप आप इसीलिए देते हैं कि यार नेक्स्ट अगर मुझे काम पड़ेगा तो ये मुझे ज़्यादा प्रोटोकॉल देगा, और इसी टिप ने उसको दूसरे लोगों के लिए वबाल जान बना देते हैं कि वो लेट करते हैं और कोई भी काम होता है तो उसमें तो वो समझते हैं कि ये हमें कुछ हमारे साथ ताउन करेंगे तो हम इनका काम आगे लेके जाएंगे। और जैसे दूसरी आप बात कर रहे हैं कि पहले टिप उसको दें, ये लें और आपने खाना मज़े का देना है, साफ़ सुथरा, हर चीज़ बेहतर होनी चाहिए। तो चूंकि आप खाना खाने गए, पैसा दे के खाना है आपने, तो अगर आप वेटर को ये पहले ही प्रोटोकॉल दे देंगे तो फिर वेटर भी उसकी आदत में यही चीज़ आ जाएगी और वो कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं टाल मटोल करूं ताकि मुझे कुछ ना कुछ दे के नेक्स्ट अच्छा काम लेने की कोशिश की जाए। तो ये उसकी नौकरी पे भी बुरा असर पड़ सकता है और एक जो उनका डिसिप्लिन होता है कहीं जहाँ भी आप खाना खाने जाते हैं। अच्छा, कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जैसे राइडर्स आपको कहीं खाना देने आते हैं, वो टिप पे डिपेंडेंट होते हैं जी, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई ना कोई उनको बख्शिश देंगे। इसी तरह वेटर की नौकरी भी, एक नौकरी है जिसमें कि पुलिस की नौकरी मिसाल के तौर पे, या कोई क्लर्क है किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है या किसी और ऐसे डिपार्टमेंट में है जिसकी उनको एक माकूल तनख्वाह मिलती है जी। अब ये माकूल पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो हो सकता है माकूल ना हो जी। जो ऐसे जगहों पे काम होते हैं जहाँ पर बड़ी बिग डील्स होती हैं और तनख्वाह कम होती है, वहाँ पे कई दफ़ा इख्तियारात की वजह से करप्शन भी आ जाती है। अब ये बहस लंबी है, मगर हमें ये सोचना है कि जब हम अपना ये पसंद नहीं करते हैं कि एक कितार लगी हुई है, अगर कितार में हम कितार तोड़ के आगे चले जाएंगे तो हम कोई और हो सकता है वो भी कितार तोड़ के आगे चला जाए। तो जहाँ पे मेरिट है, अगर किसी तालिब इल्म ने तैयारी की है, मेहनत की है और कोई दूसरा तालिब इल्म जो है वो पैसे के ज़ोर पे मेहनत नहीं करता, उसकी जो उसका इल्म है वो कम है, मगर उसने बोर्ड में या कहीं पैसे दे के ज़्यादा नंबर ले लिए या उसने जो है बाईपास मेरिट को कर दिया, इसको हम करप्शन कहते हैं। करप्शन लाजमी नहीं कि फाइनेंशियल तौर पे करप्शन हो, करप्शन तो आपके रवैयों की भी होती है। ये करप्शन का ही एक रास्ता आप बता रहे हैं, जो ये बिल्कुल करप्शन है। और वो तो करप्शन नहीं होती कि अगर हम कोई काम गलत करें मगर पकड़े ना जाएं तो वो करप्शन नहीं होती या वो भी करप्शन है, क्योंकि हमारा ज़मीर भी तो होता है ना, एक हमारा एक कॉन्शियंस भी है, वो हमें बताता है हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ज़मीर में भी दो हिस्से होते हैं। आपके ज़मीर अगर ये सोच लेना कि मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं इन लोगों की बातें सुनूं कि ये गरीब है और हम अमीर हैं, और मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं जिस पार्टी में जाता हूँ मेरे रिश्तेदार जो होते हैं अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं और अच्छी गाड़ी में जाते हैं, तो मेरा ज़मीर मलामत करता है कि मैं उन सारों में ज़रा कम लगता हूँ। तो फिर जो भी तरीका तो मैंने अब कुछ ना कुछ हासिल करना है। फिर जब वो करप्शन कर रहा होता है पैसों की या जैसे भी, तो फिर वो उसका ज़मीर उसको कभी नहीं कहता कि आप गलत कर रहे हो, वो ये समझता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि उसने अपने ज़मीर को मुतमईन करना होता है पैसा हासिल करके, पैसा हासिल करने का रास्ता जो भी हो। यानी कि गोल जो है वो ये डिटर्मिन करता है, मुतय्यन करता है कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं जी। और इसी बुनियाद पे हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने थोड़ी सी इस बारे में बात की जब हम गोल सेटिंग करते हैं कि हम कुछ हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो उस हवाले से हम बातचीत हमने की है। एक ये भी हम बात करते चलें कि कोई भी काम जो है उसको करने के बहुत से तरीके होते हैं, मगर हमने ये ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है कि एंड रिज़ल्ट हमें खुशी या तमानियत देगा या नहीं देगा,
क्योंकि बुनियादी तौर पे जब हम मुड़ के देखते हैं तो जिस रास्ते से हम चल के आए होते हैं कई दफ़ा वो बड़ा कठिन होता है, बड़ा दुश्वार होता है, मगर उससे गुज़रते हुए तो बड़ी मुश्किल हुई होती है, मगर बाद में हमें अपने आप के ऊपर कुछ फ़ख्र महसूस होता है। और कई दफ़ा ये होता है कि हम जब आखिरकार मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत से चीज़ों को रौंद डाला, पामाल किया। और फिर मुआशरे में भी यही बात होती है कि जिस तो मेरिट की बात करते हैं, मेरिट को हमें हमेशा अपने ज़हन में रखना चाहिए, मगर मेरिट को अप होल्ड करने के लिए मेहनत ज़्यादा लगती है। ऐसा होता है ना, मेहनत ज़्यादा लगती है। और रिश्ते जो हैं उनको कई दफ़ा हासिल अपने मकसद को हासिल करते हुए हम रिश्तों को तोड़ फोड़ कर देते हैं और फिर वो मज़ा नहीं आता। चीज़ें तो आ जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मगर वो रिश्ते जो दिल के रिश्ते होते हैं वो कहीं पे खो जाते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाहर सूरत आखिरकार मट्टी में तो जाना ही पड़ता है। बिल्कुल जाना पड़ता है, कि कोई बच भी जाता है। जिसने बच जाना है वो तो अभी तक तो शैतान ही है, जिसने अभी तक एंड तक ही जाना है, बाकी तो सारे तो बारी बारी। तो हमें हमारे एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसमें एक हैबिट ये भी है टू बिगिन विद द एंड इन माइंड। आई बेग यू पार्डन। तो जो भी काम करें वो देखें कि आखिर में जब आप मुड़ के देखेंगे तो क्या अंजाम रास्त होगा या नहीं। यस। तो गोल्स को हासिल करने के लिए दोस्तों का ख्याल रखें, अपने दुश्मनों से बचें, अपने जो भी आपके साथी हैं, जो आपकी मददगार हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करें। अच्छे दिनों में उनसे दूर मत हो जाएं, उनको हकीर मत समझें, और बुरे दिनों में भी ना उनसे दूर हों, अपने आप को कमतर न समझें। बिल्कुल अच्छा। और जो आपका मकसद है उससे बिल्कुल जुड़े रहें, उसको हासिल करने की कोशिश करें। और एक हायर पावर जो है, जहाँ पे हमारी सोच की हद ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे हमारे जज्बे की हद ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे हमारी हिम्मत टूटने लग जाती है, तो कोई ऐसी ज़ात भी रखें जिससे आपकी हिम्मत जुड़ी रहे और बंधी रहे। ये कई दफ़ा गोश्त पोश्त के आपके इंसान भी होते हैं, आपकी वालिदा, आपके भाई बहन, दोस्त, बीवी, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। और कहीं पे सब के पर जलने लगते हैं तो आपके पास एक ऐसी ताकत भी होती है जिससे आप हमेशा अकेले किसी भी जगह पे हों आप रब्ता कर सकते हैं। जिसके पास वो ताकत ही नहीं है तो थोड़ा कमज़ोर महसूस करेगा। और अपने अज़ाइम, अपने मकसद, उस पे अटल आगे बढ़ें। अभी फ़ुटबॉल का सीज़न चलने लगा है और वो कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि पराई शादी में अब्दुल्ला बेगाना, यानी कि पाकिस्तानी जो है वो बड़ा कई फ़ुटबॉल से लगाव रखते हैं। हालांकि पाकिस्तान का फ़ुटबॉल की दुनिया में इतना नाम नहीं, मगर फ़ुटबॉल एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम है जिसको देखने वाले शायकीन जो हैं वो बहुत इन्जॉय करते हैं। तो द रोड टू ग्लोरी, यानी कि जिसने वर्ल्ड कप जीतना है उसके पीछे बहुत सी मेहनत होती है। इस वर्ल्ड कप के हवाले से हमारा अपना क्रिकेट गेम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर जाके कई दफ़ा मंजिल मिलती है, कई दफ़ा मंजिल नहीं भी मिलती। मगर गेम का एंड जो है उसमें हम कई दफ़ा बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़ा गुस्सा कर लेते हैं कि हम हिंदुस्तान से हार गए या फलां से हार गए। मगर गेम अगर इंजॉयबल हो, कई दफ़ा मंजिल पे पहुंचने के लिए जो नतीजा आप हासिल करना चाहते हैं हो सकता है ना मिले, एट टाइम्स इट इज़ पॉसिबल। मगर जो उस गेम का एक मज़ा है, जो एक एक्शन, एक थ्रिल जो है, वो तो आपके साथ रहेगी, उसको तो कोई नहीं छीन सकता। कभी कभी प्लानिंग्स जो होती हैं, आप बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं लेकिन आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से आप मैच हार जाते हैं। कल मैं देख रहा था कि जर्मनी की टीम बहुत कमाल खेली है, बहुत कमाल खेली है, लेकिन मगर मैक्सिको ने क्या किया? लेकिन वो एक गोल से जीत गए। मुझे नहीं लगता कि वो गोल, हालांकि जर्मनी की टीम तगड़ी टीम थी और बहुत उन्होंने इतने अटैक किए, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ उस दिन
वो दिन उनका नहीं था, दिन उनका नहीं था। हालांकि ओवरऑल ग्राउंड में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर थी, लेकिन एक गोल, आपको पता है 1 सेकंड की गेम होती है, बिल्कुल ऐसे 1 सेकंड वो अच्छा खेलने और ये थोड़ा सा लूज हुए तो उन्होंने 1 मिनट में अच्छा। गोल इससे सुल्तान एक और बात भी सामने आती है कि ये आगाज़ है वर्ल्ड कप का और अभी आगे जाना है, तो कई दफ़ा हम शुरू में जो गिरते पड़ते हैं या कोई गफलत हो जाती है, गलती हो जाती है, उससे अगर हम सबक सीख लें तो ये आइंदा के लिए हमारे एक अलार्म होता है और हम अपनी रिव्यू करें कि हमसे क्या हुआ और उसको हम दुरुस्त करें तो हम आगे से बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल हम आइंदा के लिए बेहतर हो जाएंगे। जब आप गलतियों से सीखना शुरू कर देते हैं तो फिर आप, इसका मतलब है कि आप कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं और जाएंगे। और परसिवरेंस होनी चाहिए, परसिस्टेंस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, खलूस होना चाहिए अपनी जो हमारे जो ख्वाब हैं उनके साथ। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश हो जाएं। सेल्फिश हो के कामयाबी हासिल की भी नहीं जाती। अगर कहीं ना कहीं कोई हासिल कर भी लेता है तो वो उसके दिल में सुकून नहीं होता। जब आप, मेरा एक दोस्त था, मुझे कहता है कि कामयाबी हासिल करने के लिए अगर आप अपनी जगह बनाने के लिए किसी को धक्का भी देना पड़े तो दे दें, लेकिन मैंने कहा भाई धक्का अगले बंदे को दे के आप उसकी जगह ले लेंगे ना, तो फिर आपको सुकून या कामयाबी इतना अच्छा, ना हो। ये बताइएगा कि जिसको हमने धक्का दिया और धक्का दे के हमने उसको हटा दिया, तो कहीं ऐसा भी मुमकिन है कि कोई हमें भी धक्का दे दे? यार अगर आप किसी को धक्का देंगे ना तो आपके पीछे, क्योंकि जो सबसे एंड पे होता है ना उसको धक्का लगने का तो डर नहीं होता, धक्का उसी को लगता है जो आगे होता है, जिसके पीछे कोई होता है धक्का उसी को लगता है ना। तो अगर आप पीछे थे तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा महफूज थे। अगर आपने धक्का दे के किसी को उसकी जगह ले लिए तो कोई ना कोई तो आपके पीछे भी आएगा। ख़ुद हज़रात, ज़िंदगी के धक्कम पेल में बहुत सारे पहलू हैं। आज ईद के तीसरे दिन हम थोड़ी सी गुफ्तगू जो है वो ज़रा शायद हमने सीरियस नोट पे ही की है, तो आप भी इससे कुछ नतीजा निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी अपनी ज़ाती सेहत, ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत और जो आपके ताल्लुकात हैं उनकी सेहत कितनी अहमियत रखती है और आपको कहाँ तक ज़िंदगी में लेके जा सकती है, और आपके अपने गोल्स क्या हैं, आपके अपने अज़ाइम क्या हैं, उनको हासिल करने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी जा सकती हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको कुर्बान ना किया जाए तो बेहतर है। इस ईद से ईद कुर्बा तक आप सोच सकते हैं कि आपने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। थोड़ा सा सोचिए ज़रूर और फिर एक कागज़ पे लिख लीजिए। और गोल्स जो होते हैं उनकी हमेशा कुछ डेडलाइंस होती हैं, उनके आगे कुछ लिखा जाता है कि ये फ़लाँ तारीख़ तक और इस तरीके से, ये रोड मैप है, ये लाइहा अमल है। आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहा और हम बातों में बिज़ी रहे। आखिरी डाइंग मोमेंट्स हैं, जैसे मैच की आखिरी मोमेंट्स होती हैं, एक्स्ट्रा टाइम जिस तरह दिया जाता है, तो अगर आप अब कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं और आपकी कॉल अगर अगले 10 सेकंड में आ जाएगी तो इंशाल्लाह हम पिक करेंगे, वरना आज के प्रोग्राम से सुल्तान साकिब बलोच से शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे इजाज़त ले लूँगा और फिर इंशाल्लाह आपसे विलिंग वेज फेसबुक पेज पे मज़ीद मुलाकात तो रहेगी। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हम यहाँ पे एडिक्शन की बात भी करते हैं कि किस तरह से जो सब्सटेंस और नॉन सब्सटेंस अब्यूज़ है और रिलेशनशिप्स में जब हम अब्यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि इंसान कभी भी अकेला नहीं रहता, किसी न किसी के साथ ही होता है, तो अपना ख्याल रखिए ताकि हम अपने प्यारों का ख्याल रख सकें, दूसरों का ख्याल रखें। आज के लीजिए जनाब, कॉल फाइनली आ ही अटेंड कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम से चले जाते आपकी कॉल आ गई। वालेकुम सलाम एजाज भाई, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका हाल ईद के हिसाब से कुछ कम कम लग रहा है, आपकी आवाज़ से मैंने पहचाना। ऐसा ही है। क्या हुआ, सब खैर तो है घर में? अल्लाह खैर करे, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। वालिद ठीक हैं, भाई ठीक हैं, आपके शौहर ठीक हैं, आप खुद ठीक हैं, आपकी सेहत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। आपकी जिस्मानी सेहत तो मुझे अब पता चल गया कि ठीक है, और मुझे ये भी पता चल गया कि आपके रिश्ते जो हैं करीबी वो भी ठीक हैं। ज़हनी सेहत का बताइए, वो कैसी है? वो भी
और जज्बाती सेहत। सब ठीक है, बस कभी कभार इंसान के आपको पता है कि स्विंग जाते हैं, मूड कभी डाउन होता है कभी अप होता है। बात मूड पे आ गई ना फिर जी हैं? देखिए कि हम सारे इंसान हैं और इंसानों में कभी हमारा मूड हायर साइड पे भी होता है। जरूरी नहीं कि वो बाइपोलर ही हो तो हायर हो, लेकिन आम नॉर्मल इंसान भी कभी जरा बेहतर फील कर रहा होता है, कभी जरा कम बेहतर फील कर रहा होता है, कभी अच्छा, बुरा feel कर रहा मूड होता ठीक करने के, आप तो खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मूड ठीक करने के 3-4 आपको मैं गुर कोई नए नहीं बताने लगा। मतलब एक जिस तरह कहते हैं ना, एक डिस्कस कर लेना। एक तो हमें रिव्यू करना चाहिए कि हमारी नींद पूरी हुई है या नहीं, एक ये हमें रिव्यू करना चाहिए। दूसरा हमें रिव्यू करना चाहिए कि हमने कोई ऐसी ग़िज़ा तो नहीं खाई जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा हो, क्योंकि उसकी वजह से पहले तो मूड ऊपर जाता है, फिर इंसुलिन आती है तो एकदम शुगर लेवल्स ड्रॉप करते हैं, तो ये जो ना हमवारी है वो हमारे मूड के अंदर इर्ताश पैदा करती है। 2 बातें होगी। फिर तीसरी चीज़ हमें ये देखनी होती है कि हम क्या बिल्कुल एक्सरसाइज से दूर तो नहीं हुए हुए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर जो फासिद मादे हैं वो राइड नहीं करते, वो ओवर नहीं करते, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो ऊपर नहीं आते, बल्कि हमारे जो ऐसे सेरोटोनिन है और हमारे जो एंडोर्फिन्स हैं, एनकैफ्लिन्स हैं, वो बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी मूड में बेहतरी आ जाती है। तो एक तो नींद हो गई, फूड हो गया, फूड एंड मूड कनेक्शन बहुत बड़ा कनेक्शन है, आप जानती हैं। और फिर उसके बाद हमारा एक्सरसाइज से दूरी जो है। चौथी चीज़ जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, वो हमें देखनी होती है कॉग्निशन, कि कहीं हमारी सोच जो है, हमारा जो थॉट है, वो नेगेटिविटी का शिकार तो नहीं हो रहा। हमने चीज़ें, हम फियर से तो नहीं ऑपरेट कर रहे, कोई डर तो नहीं हमें आ गया, कोई खौफ तो नहीं अनजाना सा जिसकी असल में कहीं हकीकत नहीं है, मगर हमारे दिल में खौफ आ गया। ये हमें देखना होता है कि हम फियर से ऑपरेट तो नहीं कर रहे, हम नेगेटिविटी से ऑपरेट तो नहीं कर रहे, क्या हम लव से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या हम मोहब्बत और चाहत से ऑपरेट कर रहे हैं। मोहब्बत और चाहत का मतलब सिर्फ वो लव नहीं होता, लव का ये भी मतलब होता है बीइंग पैशनेट, बीइंग पॉजिटिव, ये भी हमें देखना पड़ता है। कई दफ़ा बहुत से अनजाने से खौफ जो हैं वो एक नेगेटिविटी की कैस्केड शुरू करा देते हैं। कैस्केड का मतलब जैसे डोमिनोज इफेक्ट नहीं होता, आपने एक कार्ड को यूँ छुआ और उसके साथ जो गिरती हुई दीवारों के साथ ठक 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 कितनी हुई दीवारें जो हैं वो गिर जाती हैं, कितने कार्ड्स गिर जाते हैं, ये एक डोमिनोज इफेक्ट शुरू हो जाता है नेगेटिविटी का। तो अपनी कॉग्निशंस को, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को रिव्यू करना ये भी ज़रूरी है। फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे इमोशंस जो हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। फिर हमें रियलिटी चेक भी करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट में, कि जो हम सोच रहे हैं उसका हकीकत से कितना ताल्लुक़ है। क्योंकि देखिए, थॉट में एक ताकत तो होती है, आखिर थॉट कोई आता है हवास खमसा से, हम इनपुट ले रहे होते हैं, मेमोरीज से हम इनपुट ले रहे होते हैं, जो हमारी ये चीज़ें होती हैं, तो वहीं तो थॉट बनता है ना। तो रियलिटी चेक भी करनी चाहिए। ये सब चीज़ें करके फिर हम अपने बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। अगर तो बिहेवियर ये कहता है कि ये करेक्ट है तो फिर वो कीजिए, अगर नेगेटिव है, थॉट है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, और अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर उसको रिव्यू कर लें। और वो जो मैंने बातें पहले कही हैं कि आराम कर लें, अपना कोई जो है, फिर कई दफ़ा हम तवज्जो बटा भी सकते हैं। कई दफ़ा हम ना बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, हमें अपनी एनर्जी जो है, जब हम वो जो सूरज से रोशनी आ रही होती है उसको एक ही जगह पे मरकूज़ करते हैं, तो स्किन पर डालें, पेपर पर डालें, तो वो जला भी देती है। यही बात मैं इससे एग्री करूंगी 100%, है ना। तो कई दफ़ा उसको डिसिपेट करने की भी ज़रूरत होती है। कोई एक ही थोड़ा ही है कि जिसको आप एक ही जगह पे उसको महवर बना लें। देखिए, अल्लाह ताला की इस वसी व अरीज़ दुनिया में बहुत सी और भी चीज़ें हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि जो है हमने कहीं अपने आप को एक ही चीज़ को ना बनाएं, हमने कहीं अपने आप को बर्न आउट तो नहीं कर दिया,
क्योंकि बर्नआउट फिनोमिना एथलीट्स के साथ और बड़े बड़े चैम्पियंस के साथ हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने उल्टा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से इतनी बातें करनी फरीफ हुई, जी है ना। एजाज भाई, बातें सारी आपने बिल्कुल ठीक की है। मैं वही अपनी अम्मी से आज यही बात कर रही थी कि ये ईद की छुट्टियां इतनी लंबी हैं, खत्म ही नहीं हो रही। खत्म हो, जान छुटे, वापस अपने रूटीन में जाएं, बोरियत होगी है। क्या बकवास है। आप लोग लकी हैं जो आज वहाँ पे वर्किंग डे आप उधर बैठे हैं, हम तो बोर हो रहे हैं इस तरह बैठे हुए। ये पर्सपेक्टिव्स हैं फरीफ हुई, ये पर्सपेक्टिव्स हैं। ये एक ही, इधर से सुल्तान साकिब बलोच बैठे हैं, इधर ही मैं भी बैठा हूँ, ठीक है। जी। और अब देखिए हम एक समत में देखते हैं दोनों। सुल्तान भाई आप क्या देख रहे हैं, किस चीज़ पे आपकी नज़र है? कैमरा। कैमरे पे आपकी नज़र है, मेरी एसी पे नज़र है। तो एसी कैमरे के बिल्कुल साथ पीछे खड़ा है। अच्छा, अब बात यह है कि देख तो हम एक ही तरफ रहे हैं। हाँ जी। आपने फरमाया फरी के छुट्टियां ख़त्म हो, और जिस तरह से आपने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं यहाँ पे आपको कसम खा के बता सकता हूँ कि मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका नाम मैं भूल जाता हूँ। इसके अम्मी अब्बू ने इसका नाम ही इतना मुश्किल रखा है, इर्तिसाम सही हो गया इस बार। अब ये अंदर से सोच रहा है कि यार आज मंडे का दिन है, मैं आज छुट्टी कर लेता तो कितने मज़े में रहता है। और अगर ये बच्चा ऐसा सोच रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। अच्छी बात है आज जॉब पे आ गया। लो भाई, वो कह रही हैं कि आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। और अब ये हैं, वो मैरिड हैं, वो उसने बता दिया जी आपका मसला। पता चल गया। उसका मैरिड अनमैरिड से कोई ताल्लुक नहीं है वैसे इस बच्चे से। देखिए अब बच्चा है, उसने एक बात की, उसने कहा कि कोई घर पे है अगर, और वो घर से वापस दफ्तर जाना चाहता है तो ये जरा सोचने का मकाम है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि वैसे मैं इस बच्चे को ये बता दूं कि घर पर भी मेरा इतना होल्ड है कि मैं किसी के डर से घर छोड़ के भागना नहीं चाहती। लो जी, ऐसी बात घर नहीं में भी मैं कंफर्टेबल हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ऊपर किसी किस्म का किसी का कोई वो टेररिस्ट इफेक्ट मेरे पे नहीं किसी का कोई आ सकता। ये आपको इर्तिसाम बता दिया, आप किसी ऐसे ख्याल में ना रहना, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप इंशाल्लाह आखिरकार देखें जिस चीज़ के लिए हम तवक्को करते हैं, तगोदो करते हैं, वो आखिर हमें मिल ही जाती है। नहीं, कल मेरी छुट्टी है। कल छुट्टी कर लेंगी तो क्या हुआ, परसों चली जाएंगी। कल भी छुट्टी है लेकिन कल की छुट्टी इंशाल्लाह बोर नहीं गुजरेगी। कल की छुट्टी बोर नहीं गुजरेगी। अगर आपने ये ठान लिया है, फ़ैसला कर लिया है, इसका कोई तरीका जो है वज़ा कर लिया है, तो इंशाल्लाह कभी भी, ना सिर्फ आपकी कल की छुट्टी तो बहुत दूर है, अगर आप अभी ये फ़ैसला कर लें तो इंशाल्लाह आपका अभी से 6:21 और 22 और 25 और 30 ये सब टाइम अच्छा गुजरेगा। और एक और बात बताऊं जो मैं हमेशा कहता हूं, कई दफ़ा उन लोगों के साथ जिनके साथ कोई ऐसा ख़ास ताल्लुक़ रिश्ता नहीं होता, जब हम उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, उनके आराम के लिए, हमेशा नहीं मगर कभी कभी, एक तो होते हैं ना जानने वाले लोग, एक होते हैं हट के लोग, उनके लिए जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें खुद को सुकून महसूस होता है। मैंने आज एक ऐसा काम किया है, बस तो फिर देख लीजिए इंशाल्लाह सुकून ही सुकून है। और फिर वो काम मैंने ये किया है कि मैंने आज पुलाव बनाया है और अपने सर्वेंट के लिए जो कल छुट्टी से वापस आएगा उसके लिए पुलाव अभी से बना दिया जी, क्योंकि कल तो मैं घर पे नहीं होंगी, कल मैंने कहीं जाना है। वाह वाह, जबरदस्त। तो आपने थका वो वापस आएगा तो उसको फिर कुकिंग ना करनी पड़ी, इसलिए मैंने पहले से ही, और वैसे भी ईद की छुट्टियों से वो आएगा तो उसको घर में कुछ स्पेशल मिलना चाहिए, तो मैंने सर्वेंट के लिए बनाया है इस दफा। और जो सर्वेंट के अलावा भी अगर कोई घर वाले खा लें तो उन पे ममानियत तो नहीं है कि वो तभी खाया जाएगा जब तक वो आएगा नहीं? इन लोगों को, बाकी लोगों को जो है चखा दूंगी, थोड़ा चखा देंगी, असल में उसी के लिए, असल में अब्दुल रहीम के लिए। अगर वो कल ना आया तो फिर क्या होगा, अगर इत्तेफाक से वो ना आ सका तो? वो आएगा, उसने वादा किया था और वो वादा पूरा करेगा इंशाल्लाह, और अगर ना आया तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का जिम्मेदार वो खुद होगा। अल्लाह ताला उस पर रहम करे, और जो है आपका ये जो आपने कोशिश की है उस पर वो आके अपना पुलाव खा ले।
और बहुत शुक्रिया फरिया आपका, और आपने बहुत अच्छा किया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़ जी। लो जनाब, आज का मुझे तो प्रोग्राम गो के हमने बड़ा हल्के फुल्के पैराए में किया, मगर मुझे इसमें कई रंग नज़र आए। हमारी गुफ्तगू जो थी उसमें भी कुछ मुख्तलिफ बातें थीं, और ये जो आखिरी फ़ोन कॉल थी इसमें भी कुछ ना कुछ बातें एक वो कहते हैं मुहिम्मा है, न समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। तो थैंक यू वेरी मच सुल्तान साकिब बलोच, बहुत शुक्रिया। आज कोई गाना वाना नहीं सुनाएंगे आप? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अच्छा, आज गाने के बगैर, आज मिस हिरा शायद नहीं है तो आप वो उठ के जाती हैं तो आपको गाना सुना देते हैं, तो अब वो है ही नहीं, तब भी नहीं आपने गाना सुनाया है? कुछ दो बोल ही सुना देते हैं यार, म्यूजिक के बगैर ही सुना। हाँ सुना देता हूँ, पंजाबी सुनेंगे, जो आपको दिल करे। सुन चरखे दी मिठी मिठी घूक, माया मैनू याद आमदा, मेरे दिल विच उठदी है हुक, माया मैनू याद आमदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी घूक, माया मैनू याद आमदा, माही आवेगा ते खुशियां मनावांगी, मनावांगी, माही आवेगा ते खुशियां मनावांगी, मनावांगी, ओ दे रावां विच अखियां विछावांगी, विछावांगी, दुख डाढे ने ते जिंदड़ी मलूक, माया मैनू याद आवदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी घूक, माया मैनू याद आवदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी घूक। ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। थैंक यू वेरी मच सुल्तान साकिब बलोच। और नाजरीन, इसके साथ ही वॉक योर टॉक से डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़त दीजिए। लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स, टेक नथिंग बट स्वीट मेमोरीज। आई लव यू ऑल, कीप योर फीट इन द ग्राउंड and keep reaching for the stars. Until we see each other next time, Allah Malik.